नमस्कार दोस्तों। भूगोल का भाग 2 लेकर आया हूँ। पठार और भूकंप से संबंधित प्रश्न होगा। तो चलते हैं हम प्रश्न के तरफ। पहला प्रश्न है, छोटा नागपुर क्या है? पहला ऑप्शन है कि एक पठार है। दूसरा ऑप्शन है एक मैदान है। तीसरा ऑप्शन है एक झील है। चौथा ऑप्शन है पर्वत है। तो 99% लोग जानते हैं कि छोटा नागपुर क्या है। तो एक ऑप्शन ए है कि ऑप्शन ए एक पठार है। छोटा नागपुर क्या है? एक पठार है और भारत का बहुत बड़ा प्रसिद्ध एक पठार है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाँ, एक और चीज़ है कि इस तरह का पठार भारत में बहुत से पाए जाते हैं। कुछ पठार जो होते हैं लावा निर्मित पठार होते हैं, अंतर पर्वतीय पठार होते हैं। एक है गिरिपद पठार है, वायुव्य निक्षेप पठार आता है, हिमनदीय निक्षेप पठार आता है। तो ऐसे बहुत सारे पठार हमारे भारत में पाए जाते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, भू सतह पर भूकंप के केंद्रों के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन इसको समझने के लिए मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी का एक सतह है, ठीक है। और जब भूकंप हुए यहाँ इसका एक केंद्र होता है। जब भूकंप का केंद्र यहाँ है तब इस तरह बढ़ता जाता है। अब यहाँ जो एक केंद्र बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भू सतह पर क्या बोलते हैं? इस केंद्र को अधिक केंद्र बोलते हैं। और इस जहाँ से उत्पन्न होता है इसको क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र बोलते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया क्रेटर, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में अधिकेंद्र, तो यही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में लावा है, तो लावा तो नहीं है। और भूपटल ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन सही होगा अधिकेंद्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 3 है, भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए बोल रहा है कि 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 7। तो इसको कितने क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों? तो ये क्षेत्र बांटा गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसको थोड़ा सा मैप के अनुसार देखते हैं, मैप बनाने की कोशिश करते हैं। सही मैप नहीं हो रहा है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए भारत के नक्शा है, मैप है। तो इसमें जो जून बांटा गया है, ये जो जून है, ये जो जून है ये है आपका अत्यधिक जोखिम वाला जोन है। ये वाला जोन है। ये कौन सा जोन है? तो पूर्वी क्षेत्र जहाँ असम है, त्रिपुरा है, नहीं मणिपुर है, हिमाचल प्रदेश है ना। तो ये जो भाग है ये मतलब अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद ये एक जून है, यहाँ देखिए जहाँ पे भूकंप आया था। कब आया था भूकंप? भूंज में। ये गुजरात के साइड है, भूंज है। 2001 में, जनवरी में 2001 में यहाँ भयंकर भूकंप आया था, हजारों लोग का जान चला गया था। तो ये जो जून है ये भूकंप का जून माना जाता है। काफ़ी मतलब ज़्यादा भयंकर भूकंप आने वाला जगह है। उसके बाद कुछ जो जून है, यहाँ कुछ जून आता है, यहाँ पे छोटा छोटा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है। तो ये अत्यधिक यहाँ पे भूकंप कभी कभी आता है। इसके बाद अत्यधिक है, उसके बाद अधिक है।
तो अधिक जो जून आता है, तो अधिक में आता है ये जो भाग लमसम यहाँ से मान के चलिए, ये ऊपर वाला जो भाग है, ये जो भाग है ये अत्यधिक जून में आता है। ये अत्यधिक जून में आता, सॉरी अधिक जून में आता है। अत्यधिक ये काले वाले भाग में होता है, और अधिक जून जो होता है ये वाला भाग में भूकंप आता है। उसके बाद एक मध्यम जून होता है। तो मध्यम जून जो होता है ये वाला भाग में होता है। ये वाला जो भाग में आता है, ये वाला भाग में, ये कौन सा भाग है? मुंबई है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है नहीं। तो ये भाग जो किनारे से ही आता है और यहाँ तक आता है। ये जो मध्यम जून में ये आता है भूकंप का। और यहाँ कुछ भाग जो है आंध्र प्रदेश का जो भाग है यहाँ पे इस तरह का, तो आंध्र प्रदेश का जो मध्यम जून में ही आता है। और सबसे कम जून एक होता है, चौथा जून जो होता है सबसे कम जून होता है, वो मध्य प्रदेश के कुछ भाग होता है, ये होता है, ये कम जून में आता है, मध्य प्रदेश का है। उसके बाद ये कहने का मतलब ये सही से मैप नहीं बना है। उसके बाद तमिलनाडु का जो भाग है, ये तमिलनाडु का भाग है ना, ये सब कम जून में आता है। तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, उड़ीसा है ना, ये उड़ीसा है, तो ये कम जून में आता है। तो ये रहा हमारा चारों जून जो कि भूकंप तीव्रता के क्षेत्र में बांटा गया। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है। तो कौन सा पर्वत का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है भ्रंश घाटी है, सॉरी भ्रंश घाटी का है, या वलित पर्वत का है, या ब्लॉक पर्वत का है, या भ्रंशोत्थ पर्वत का है। तो सतपुड़ा जो पर्वत है वो किसका अथी है, किसका अथी है? तो ये है भ्रंशोत्थ पर्वत का है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो भ्रंशोत्थ पर्वत क्या होता है कि जब भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रह जाता है तो उसे भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं, या ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखना, भ्रंशोत्थ पर्वत को भी बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत होता है, या भारत का कौन सा है? ये सतपुड़ा पर्वत है, जिसको भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। सही मिलान कीजिए। बहुत अच्छी प्रश्न है, ऐसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है मिलान करने के लिए। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं कि इसमें मिलान क्या सही होगा। तो हिमालय, तो हिमालय कौन सा पर्वत है? तो हिमालय या रॉकी एक वलित पर्वत में आता है। फ्यूजियामा कौन सा पर्वत है? तो फ्यूजियामा कहाँ है? सबसे पहला तो ये जान लीजिए फ्यूजियामा कहाँ है। तो फ्यूजियामा है जापान में। और एक किलिमंजारो होता है, किलिमंजारो भी एक पर्वत है, ठीक है। तो ये फ्यूजियामा कहाँ पड़ता है? फ्यूजियामा का कौन सा पर्वत होता है? संचयन पर्वत होता है, संचयन पर्वत के बारे में बताएंगे आगे। अरावली पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत में आता है। दक्कन का पठार के नाम तो सब लोग जानता होगा, ये एक लावा निर्मित पठार है, ठीक है। तो ये हमारा सही मिलान हो गया। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न है, बिहार के दरभंगा में भयंकर भूकंप कब आया था? बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है दोस्तों कि बिहार के दरभंगा में एक भूकंप आया था, वो कब आया था? तो ये जो भूकंप आया था दोस्तों, थोड़ा खांसी परेशान कर दिया है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। तो दरभंगा में कब भयंकर भूकंप आया था? ऑप्शन ए बोल रहा है 1934, बी बोल रहा है 1993, सी बोल रहा है 2001, डी बोल रहा है 2011।
तो इसका विश्लेषण करते हैं कि कौन सा कब हुआ था। तो 1934 इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। दरभंगा में जनवरी में एक यह भूकंप आया था, जो बिहार में पड़ता है। बिहार के दरभंगा में जनवरी 1934 में ये भयंकर भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोग का जान चला गया था। दूसरा इसमें ऑप्शन दिया है 1993 में। तो 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में, एक लातूर जगह है महाराष्ट्र में, 1993 में भयंकर भूकंप आया था। इसमें भी हजारों लोगों का जान गया था। ऑप्शन सी कह रहा है कि 2001 में। तो 2001 में बताए थे हम इसके पहले कि गुजरात के कच्छ एवं भुज में एक जगह पड़ता है, वहाँ एक भयंकर तूफान आया था जिसमें हजारों लोग का जान चला गया था। और 2011 में एक भयंकर भूकंप हुआ था। कहाँ पे? तो अपने देश में तो नहीं हुआ था, ये हुआ था जापान में। उत्तर पूर्वी तट पर भयंकर भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। तो ये रहा हमारा छठा प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न है, जिस जगह सर्वप्रथम भूकंप उत्पन्न होता है वह स्थान क्या कहलाता है? इसके पहले दोस्तों बताए थे हम कि मान लीजिए इस पृथ्वी का सतह है और यहाँ पे भूकंप का उत्पन्न होता है। यहाँ जो भूकंप का उत्पन्न होता है, तो भूकंप का उत्पन्न होगा तो सीधे पृथ्वी के तल पर तो जाएगा, स्थल पर जाएगा। तो यहाँ जहाँ से उत्पन्न हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और यहाँ का इस जगह को क्या बोलते हैं? इस जगह को बोलते हैं हम अधिकेंद्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 8वें प्रश्न है, संचयन पर्वत का उदाहरण है। तो सबसे पहले हम संचयन पर्वत के बारे में समझेंगे। संचयन पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ जब ठंडा हो जाता है, तो जब ठंडा होने से जो पर्वत का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलेंगे? संचयन पर्वत। इसका उदाहरण क्या है कि बोले थे आपको कि फ्यूजियामा जो जापान में पड़ता है, और किलीमंजारो जो अफ्रीका में पड़ता है। किलीमंजारो जो है अफ्रीका में पड़ता है, और जापान में कौन पड़ता है? फ्यूजियामा। तो इसका संचयन पर्वत का उदाहरण कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन मिल गया होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अरावली पर्वत कौन सा पर्वत है? तो अवशिष्ट पर्वत है। रॉकी कौन सा है? तो वलित पर्वत है। इस चीज़ पहले हम आपको बता चुके हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? बिल्कुल अभी बताया है जस्ट, कौन सा? हिमालय और रॉकी जो है वलित पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। वलित पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत जो है कौन सा पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली है। संचयन पर्वत कौन सा है? तो फ्यूजियामा। और किलीमंजारो है। अभ्रंश पर्वत कौन है? तो सतपुड़ा का पर्वत है। तो रहा हमारा ऑप्शन बी वलित पर्वत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए बोल रहा है कि छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी है मेघालय का पठार, सी है गिरिपथ का पठार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा होता है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है सबसे बड़ा पठार है भारत का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्यों होता है? तो ऑप्शन ए है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, या ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, या नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, या ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो यहाँ अगर ऑक्सीजन की मात्रा जहाँ पे कम हो जाएगी वहीं पर सांस लेने की कठिन होता है। सब लोग जानता है कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सांस लेने में कठिनाई होती है। तो हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। जबकि वायुमंडल में देखा जाए तो सबसे अधिक के नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम, डी होगा, ऑप्शन डी होगा,
ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले कौन सा भाग गर्म होता है? यानी कि ये बोल रहा है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड है उसमें एक सूर्य है, जो एक तारा है, ये सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया। इनसे जो किरणें आती है पृथ्वी पर, ये रहा पृथ्वी। यहाँ से सूरज की किरणें जब पृथ्वी पड़ती है तो कुछ किरण जो होती है प्रवर्तित हो जाती है। यहाँ पे बादल मान के चलिए है, तो जब प्रवर्तित होती है तो क्या होता है, ये बादल फिर परिवर्तित कर देता है पृथ्वी पर। तो ऐसे तो देखा जाए कि सूर्य का जब किरण पड़ती है तो सबसे पहला कौन सा भाग पर पड़ता है, तो पर्वतीय भाग पर पड़ता है। लेकिन इससे पर्वतीय भाग जो है गर्म नहीं होता है, गर्म नहीं होता है। जब ये पृथ्वी से परिवर्तित होकर ऊपर की ओर जाता है और बादल फिर इसको रोक कर रिटर्न करता है, तो ये जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल का भाग जो होता है ये गर्म हो जाता है। तो सबसे पहला गर्म कौन होता है, तो ये वायुमंडल गर्म होता है। तो हमारा ऑप्शन का कौन सही होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। यदि सूर्य की किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती तो इसका असर पृथ्वी पर क्या पड़ता? देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है। पृथ्वी बहुत गर्म हो जाता, तो पृथ्वी बहुत गर्म नहीं हो जाता, इसलिए कि आपको बताए थे कि पृथ्वी वायुमंडल कैसे गर्म होता है, पृथ्वी कैसे गर्म होगी। तो ये मान लीजिए सूरज है, ये पृथ्वी है और यहाँ से प्रकाश आता है तो पृथ्वी बहुत गर्म हो जाती है। ऐसा गर्म तो होगा नहीं, इसलिए ये क्या करता है, कुछ किरण को परावर्तित कर देता है वायुमंडल में, तो इसलिए पृथ्वी बहुत गर्म नहीं हो पाएगी। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी पर बर्फ जम जाता है। हाँ, ये ऑप्शन बहुत मतलब सही लग रहा है। इसको देखते हैं आगे। ना गर्म होता है ना बर्फ जमता है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा कि नहीं तो गर्म होगा नहीं तो बर्फ जम जाता। तो सही बात क्या होगा, इसमें आंसर क्या होगा, जब हमारा ये पृथ्वी पर किरण आती है और पृथ्वी क्या करते, कुछ किरण को परिवर्तित करती है वायुमंडल की तरफ, तो वायुमंडल की तरफ जो जाती है, आपको बताएंगे यहाँ से रिटर्न कर देता है बादल। बादल रिटर्न करता है। अगर बादल रिटर्न नहीं करता और अंतरिक्ष में चला जाता तो यहाँ गर्मी तो नहीं होती। जब अंतरिक्ष में चला जाएगा, रिटर्न नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ वायुमंडल क्या होगा, बिल्कुल गर्म नहीं होगी, क्या हो जाता, बिल्कुल ठंडा हो जाता। और जब ठंडा होता तो क्या होता, बर्फ जम जाता। तो ऑप्शन हमारा बी आंसर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? बहुत अच्छी प्रश्न है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो मात्रा होती है कितनी होती है, तो 0.03% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो 20.99 पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, तो 78.03% पाया जाता है नाइट्रोजन। आर्गन, तो आर्गन कितना पाया जाता है दोस्तों, तो आर्गन पाया जाता है 0.94% पाया जाता है। तो अब इसमें बोल रहा है सवाल कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन पाई जाती है। अब देख लीजिए, निकल कर आ गया आंसर कौन सा, तो नाइट्रोजन 78.03 पाया जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। वायुमंडल की, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे पहली परत कौन है?
तो आप सब जानते होंगे वायुमंडल में कितने परत पाए जाते हैं। तो वायुमंडल में मुख्य रूप से 5 परत पाए जाते हैं। कौन कौन सा? तो क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, बहिर्मंडल। ये होता है, ये 5 मंडल पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहली परत जो है वो क्या कौन सा है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्षोभमंडल पाया जाता है। इसी मंडल में मौसम संबंधी परिवर्तन होता रहता है और क्षोभमंडल के ऊपर जो समताप मंडल है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो आगे चलते हैं, अगले समताप मंडल या अदर मंडल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न 16 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो मैंने बताया था कि कितना है ऑक्सीजन का मात्रा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हमारा। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 20.99 होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है? बहुत सुंदर प्रश्न है। ऑप्शन ए है क्षोभमंडल, ऑप्शन बी है आयन मंडल, ऑप्शन सी है समताप मंडल, ऑप्शन डी है ओजोन मंडल। तो हमारा जो रेडियो तरंगे है किससे वापस आता है परिवर्तित होकर पृथ्वी पर? तो आयन मंडल होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सा परत में जहाज उड़ता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कौन सा परत में जेट यान भी पूछ देता है। जहाज जगह पर क्या लिख देता है? जेट यान के लिए कौन सा उपयोगी परत है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है क्षोभमंडल, ऑप्शन बी बोल रहा है आयन मंडल, ऑप्शन सी बोल रहा है समताप मंडल, ऑप्शन डी बोल रहा है ओजोन मंडल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो समताप मंडल में जो होता है जेट यान उड़ता है, यानी जहाज उड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्त। बहुत सुंदर प्रश्न। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन से एक सवाल बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि पूछने के लिए। तो ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है क्षोभमंडल, ऑप्शन बी है आयन मंडल, ऑप्शन सी है समताप मंडल, ऑप्शन डी है ओजोन मंडल। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा? समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। और ओजोन परत जो होता है किस लिए उपयोगी है मानव के लिए? तो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती है तो उसको आने से कौन रोकता है? ओजोन मंडल। ओजोन परत जो है उसको सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण पृथ्वी पर नहीं आ पाती है। पराबैंगनी किरण बहुत ही खतरनाक किरण है, इसलिए ओजोन जो परत है वो हम सभी का रक्षा करता है, ओजोन परत। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटती है? इसके पहले वाले प्रश्न में इसको हम बोले थे इसके बारे में। ये कौन सा मंडल है? ऑप्शन ए है क्षोभमंडल, ऑप्शन बी है आयन मंडल, ऑप्शन सी है समताप मंडल, ऑप्शन डी है ओजोन मंडल। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? किसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है? तो हमारा क्षोभमंडल में सारी घटनाएं होती है मौसम संबंधी, चाहे बारिश हो या बादल का घिरना हो ना, या तरह तरह की जो भी घटनाएं घटती है वो सारी घटनाएं किस में घटती है? तो क्षोभमंडल में घटती है। अगला प्रश्न है, उल्का पिंडों से हमारी रक्षा कौन मंडल करता है? बहुत सुंदर प्रश्न है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादा चांस है। तो ऑप्शन ए है क्षोभमंडल, ऑप्शन बी है आयन मंडल, ऑप्शन सी है समताप मंडल, ऑप्शन डी है मध्य मंडल। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? तो मध्य मंडल हमारा सही ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा मध्य मंडल। उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करता है। तो ये रहा लगभग 21 प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी भाइयों से निवेदन है कि इसको
अधिक से अधिक शेयर करिए। आप भी लाभ उठाइए, अपने दोस्तों को लाभ उठवाइए। और एक हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ बिल्कुल एससीईआरटी का निचोड़ है और ये ज़्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। बस इतना बात कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।